गंगापुर नाम के एक गांव में चंदन अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उसकी 5 साल की एक बेटी चुटकी भी थी। चंदन का गांव में अपना एक पपीते के पेड़ों का बाग था। वह अपने बाग में उगे पपीतों को बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। इस बार भी हमारे बाग में बड़े अच्छे पपीते हुए हैं। हर एक पेड़ पर ढेर सारे पपीते लगे हुए हैं। कल मैं जाकर उन सभी पपीतों को पेड़ से तोड़ लूंगा, वरना अगर ज्यादा दिन उन्हें पेड़ पर छोड़ दिया तो खराब होने लगेंगे। चंदन की यह बातें उसका एक पड़ोसी गौतम उसकी खिड़की के पीछे से छिपकर सुन रहा था। पपीते तो तुम्हारे वैसे भी खराब ही होंगे, क्योंकि आज मैं उनमें हानिकारक दवाई मिला दूंगा। तुम्हारे बाग में जितने भी पपीते के पेड़ हैं, उन पर लगे हुए हर एक पपीते को मैं खराब कर दूंगा। तुम्हारे बाग के पपीते सभी को बड़े पसंद आते हैं ना। इस बार देखना, इस बार कोई भी तुमसे पपीता नहीं खरीदेगा। इस बार बाजार में सिर्फ मैं पपीते बेचकर मुनाफा कमाऊंगा। गौतम चंदन से बहुत जलता था। वह चाहता था कि बाजार में सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के पपीते खरीदे, लेकिन उसके पपीतों का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। वह गांव की सस्ती मंडी से सस्ते पपीते लेकर बाजार में उन्हें महंगे दामों में बेचता था, जिस वजह से लोग उससे पपीता खरीदना पसंद नहीं करते थे। लेकिन वह तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चंदन को मानता था। वह खुद तो मेहनत करता नहीं था, लेकिन मेहनती चंदन की तरक्की देखकर उसे जलन बहुत होती थी। चंदन के बाग के पपीते खराब करने के लिए वह देर रात को चंदन के बाग में पहुंचा। अब आएगा मजा जब मैं इन पेड़ों में दवाई डालूंगा। कल तक इसके बाकी सारे पपीते खराब हो जाएंगे। जब वो इन पपीतों का ऐसा हाल देखेगा तो उसका चेहरा देखने में बड़ा मजा आएगा। अपनी जलन की वजह से गौतम सभी पपीतों के पेड़ों के नीचे एक दवाई डाल देता है, जिससे रातों रात चंदन के बाग के सभी पपीते बिल्कुल खराब हो जाते हैं। चंदन सुबह पपीतों को तोड़ने के लिए अपने बाग में आता है, तो पपीतों की ऐसी हालत देखकर उसके होश उठ जाते हैं। हे भगवान, कल तक तो मेरे बाग के सारे पपीते बिल्कुल ठीक थे। एक रात में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे पपीते सड़ गए। इस बार तो मैंने ज्यादा पपीते उगाने के लिए जमींदार साहब से पैसे भी उधार लिए थे। अब मैं उनके पैसे कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? गौतम चंदन के बाग के बाहर छिपकर उसे इस तरह परेशान होते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी वह चंदन को झूठी सांत्वना देने उसके पास गया। अरे क्या हो गया चंदन भैया, तुम्हारे बाग की पपीते खराब हो गए। अभी जब मैं 1-2 दिन पहले यहाँ से गुजर रहा था, तब मैंने देखा था तुम्हारे बाग के पपीते बड़े ही सुंदर सुंदर हो गए थे। तो फिर ये अचानक ये क्या हो गया? पता नहीं गौतम भाई, मेरे पपीते के बाग को किसकी नजर लग गई। आज तो मैं इन पपीतों को पेड़ से तोड़ने वाला था, ना जाने रातों रात ऐसा क्या हो गया। चंदन भैया सच कहूँ तो मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे बाग में जानबूझकर कुछ किया है, वरना रातों रात पपीते का पूरा बाग ऐसे थोड़ी हो जाएगा। जरूर कोई तुम्हारी तरक्की से जलता है, इसीलिए उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम्हारे बाग में इतने सुंदर पपीते उगे हैं। मुझे तो तुम्हारे बाग की ऐसी हालत देखकर बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगली बार अपने बाग का ध्यान रखना, सावधानी बहुत जरूरी है। ये सब बोलकर गौतम वहां से चला जाता है। लेकिन गौतम के जाने के बाद चंदन अपने बाग को देखकर बहुत रोता है। उसकी आंखों से जैसे ही आंसू जमीन पर गिरते हैं, वैसे ही वहां पर एक पौधा उगने लगता है, और देखते ही देखते वह पौधा चंदन की आंखों के सामने पपीते के एक विशाल पेड़ का रूप ले लेता है। अचानक इतने बड़े पपीते के पेड़ को अपने सामने देखकर चंदन हैरान रह जाता है। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अचानक मेरे सामने इतना बड़ा पपीते का पेड़ कहाँ से आ गया? और इस पर लगे पपीते तो कुछ अलग हैं। इनका रंग सुनहरा है। अब तो मुझे लगता है कि मैं पक्का कोई सपना देख रहा हूँ। तुम कोई सपना नहीं देख रहे चंदन। मैं सचमुच जादुई पपीते का पेड़ हूं। मैं जादुई हूं, इसी कारण मेरे पेड़ के पपीते भी सुनहरे रंग के हैं। तुम अपने बाग का हमेशा बहुत ध्यान रखते हो। तुम्हारे बाग में लगे पपीते
तुम्हें बहुत प्यारे हैं, उनके प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, उस वजह से तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तुम्हारी आंसुओं से ही मैं यहां पर आया हूं। तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम तो एक पेड़ हो। तुम भला मेरी क्या मदद कर सकते हो? अब तो मुझे बस इंतजार करना होगा जब तक मेरे बाग में दोबारा सभी पेड़ों पर पपीते नहीं लग जाते। नहीं चंदन, तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैं जादुई हूं और मैं जादू से कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुम्हारे इन सभी पपीते के पेड़ों को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इन पर फिर से ताजा ताजा पपीते आ जाएंगे, जिन्हें तुम आराम से बाजार में बेच सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तुम्हारा जो पड़ोसी गौतम अभी तुम्हें सांत्वना देकर गया था, असल में उसी ने तुम्हारे बाग का ऐसा हाल किया है। वह तुम्हारी तरक्की देखकर खुश नहीं है, इसीलिए उसने अपनी जलन के कारण तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज के बाद कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बाग की रक्षा करूंगा। मुझे सब कुछ सच सच बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बस मेरे बाग के सारे पपीतों को ठीक कर दो, वरना मैं जमींदार साहब के पैसे नहीं चुका पाऊंगा। चिंता मत करो चंदन, मैं अभी सब ठीक कर देता हूं। जादुई पपीते का पेड़ अपने आंखों को बंद करता है। तभी चंदन के बाग के सारे खराब हुए पपीते फिर से ठीक हो जाते हैं, बल्कि अब तो वहां पर पहले से भी ज्यादा अच्छे पपीते उग जाते हैं। अपने बाग को फिर से ठीक हुआ देखकर चंदन भी बहुत खुश होता है। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आए हो। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे पास कैसे आ गए, लेकिन तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी को हल कर दिया। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं चंदन, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस तुमसे एक ही बात कहूंगा। आज के जमाने में लोगों के अंदर से अच्छाई खत्म होती जा रही है। वे दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद नहीं करते। मैं बस तुमसे इतना चाहता हूं कि तुम जब भी किसी जरूरतमंद को परेशान देखो तो उसकी मदद करो। तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी नेक नियति से जिसकी भी मदद करोगे, भगवान हमेशा तुम्हें उसका कई गुना देगा। मैं जानता हूं, जादुई पपीते के पेड़, लेकिन मैं लोगों की मदद इसलिए नहीं करता कि मुझे इसके बदले में भगवान से कुछ अपेक्षा है। मैं तो सिर्फ इसलिए उनकी मदद करता हूं क्योंकि मुझे किसी को परेशानी में देखकर बहुत बुरा लगता है। बस मैं हमेशा इस काबिल रहूं कि हर जरूरतमंद की मदद कर सकूं। मेरे हालात कभी ऐसे ना हो कि मुझे कभी किसी की मदद करने के लिए उसे मना करना पड़े। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने को मजबूर हो गया। हमेशा ऐसे ही रहना। दोनों के बीच में बात होने के बाद चंदन खेत से सारे पपीते तोड़कर गोदाम में रख देता है। लेकिन चंदन जैसे ही पेड़ों से सारे पपीते तोड़ता है, वैसे ही पेड़ों पर उतने ही पपीते फिर से उग जाते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है! मैंने तो अभी सारे पपीते पेड़ से तोड़ लिए थे, फिर कैसे आ गए भला? आज से तुम्हारा बाग कभी पपीता से खाली नहीं रहेगा। तुम जैसे ही पेड़ से एक पपीता तोड़ोगे, दूसरा पपीता पेड़ पर अपने आप उग जाएगा। तुम बस समय समय पर अपने बाग में पानी देते रहना और बाग की सफाई रखना। बाकी तुम्हारा बाग हमेशा पपीतों से हरा भरा रहेगा। जादुई पपीते के पेड़ की यह बात सुनकर चंदन बहुत खुश होता है। उसी रात को गौतम वहां से गुजर रहा था। तभी उसका ध्यान चंदन के पपीते की बाग की तरफ पड़ता है। चंदन के बाग में इतने सारे हरे पपीते देखकर गौतम बिल्कुल हैरान रह जाता है। यह किस तरह से संभव है? सुबह जब मैंने चंदन के बाग को देखा था तो उसके बाग के सारे पपीते खराब हो चुके थे। फिर यह दोबारा से इतने अच्छे पपीते कैसे आ गए? जो भी हो, मैं फिर से इन पपीतों को खराब करूंगा। मैं इसके बाग को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। यह सोचकर गौतम फिर से पपीते के पेड़ों में वह दवाई डालने लगता है। तभी जादुई पपीते का पेड़ अपनी जादुई छड़ी से गौतम को एक फटकार लगाता है। मैंने तो सोचा था कि एक बार ऐसी घटिया हरकत करने के बाद तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे, लेकिन मेरा सोचना गलत था।
चंदन के बाग को फिर से हरा भरा देखकर तुम फिर से इस बाग को खराब करने आ गए हो। मुझे किसी को सजा देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम जैसे लोग बिना सजा के नहीं मानते। जब तक तुम लोगों को अच्छी खासी खुराक ना मिल जाए, तुम लोग नहीं सुधरोगे। मुझे तो लगता है कि आज मंजू ने मेरे खाने में कोई नशे की दवा मिला दी थी। इसीलिए पहले तो मुझे इस बाग में पपीतों की हरी भरी फसल दिखाई दी। उसके बाद मुझे यह पपीते का पेड़ बोलता हुआ सुनाई दे रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, यह पपीते मुझे सच में दिखाई दे रहे हैं, या फिर मेरा भ्रम ही क्यों ना हो, मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं कभी अपनी कल्पना में भी चंदन को खुश नहीं देख सकता। लगता है अब तो मुझे तुम्हें अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम कभी किसी के साथ गलत करने की हिम्मत नहीं करोगे। इतना बोलकर जादुई पपीते का पेड़ जादुई डंडे को इशारा करता है तो वह गौतम की बहुत बुरी तरह पिटाई करना शुरू कर देता है। गौतम उससे डरकर वहां से इतनी फुर्ती से भागता है कि दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। उस दिन के बाद वो फिर कभी चंदन के पपीते के बाग की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करता, और चंदन के साथ कुछ बुरा करना तो दूर बुरा सोचने से भी तौबा कर लेता है। एक गांव में निभा अपने पति जगत और बेटी पिंकी के साथ रहती थी। निभा का पति जगत सेठ के खेत में मजदूरी का काम करता था। वो उसके खेत की सिंचाई करता और उसमें सब्जियों की फसल उगाता था। फसल तैयार होने के बाद वह उसे बाजार में बेचता और पैसे लाकर सेठ को देता। बदले में सेठ उसे रोज की मजदूरी दे दिया करता था, लेकिन उतने पैसों में उनका गुजारा होना मुश्किल हो रहा था। घर चलाने में पति की मदद करने के लिए निभा दूसरों के घरों में काम किया करती थी। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर किसी तरह जिंदगी की गाड़ी खींच रहे थे। एक दिन, निभा, कल खेत में फसल की बुआई होनी है। आज मैंने दिन भर मेहनत करके खेत को तैयार किया है। कल सुबह मुझे खेत में जल्दी जाना होगा। खाना जल्दी दे दो, मैं खाना खाकर जल्दी सो जाऊंगा। दिन भर काम करके बहुत थकान हो रही है। ठीक है, मैं अभी खाना लगाती हूँ। निभा खाना लगाती है और वे खाना खाते हैं। दूसरे दिन जगत खेत पर काम करने चला जाता है और निभा भी पिंकी को लेकर काम पर निकल जाती है। उस दिन जगत ने सेठ के खेत में गोभी की फसल लगाई। वो रोज फसल की देखभाल करता। इस बार फसल बहुत जल्दी तैयार हो गई। अरे, इस बार तो बहुत जल्दी गोभी की फसल तैयार हो गई। 2 दिन पहले ही तो मैंने फसल लगाई थी। आज खेत में बड़ी बड़ी गोभी खिल रही है। मालिक देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। जगत खुशी के मारे दौड़ा दौड़ा सेठ के पास जा रहा था कि तभी उसका पैर खेत के चारों तरफ लगे कटीले तारों में फंस गया और जगत जमीन पर गिर पड़ा। जगत के पैरों में कटीले तार चुभ गए, जिससे जगत का पैर जख्मी हो गया। उसके पैर से खून बहने लगा। सेठ को इस बात की खबर लगी तो उसने उसे उसके घर पहुंचा दिया, लेकिन उसे ना तो उस दिन की दिहाड़ी दी और ना ही उसका इलाज करवाया। शाम को जब निभा घर पहुंची तो उसने जगत की हालत देखी। ये सब कैसे हो गया? आप तो चल भी नहीं पा रहे हैं। काम पर कैसे जाएंगे? निभा, मैं कुछ दिनों तक काम पर नहीं जा सकूंगा। तुम अपने काम पर चली जाना। लेकिन आपको इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? पिंकी अभी बहुत छोटी है, ये अभी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। देखो निभा, आज मालिक ने मुझे दिहाड़ी नहीं दी। जितने दिन मैं काम पर नहीं जाऊंगा मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे में तुम्हारा काम पर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। लेकिन दूसरे दिन जगत के पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसका जख्म बढ़ता चला गया, जिस कारण निभा काम पर नहीं जा सकी। जगत को अस्पताल लेकर गई, जहां जगत के पैरों के इलाज में उसके सारे पैसे खर्च हो गए। जगत की देखभाल करने के लिए निभा कुछ दिनों तक काम पर नहीं गई। कुछ दिनों के बाद जगत का पैर जब ठीक हो गया, तब वह सेठ के खेत पर काम पर गया तो उसने देखा कि खेत में कोई और काम कर रहा था। मालिक, आपने किसी और को काम पर रख लिया। आप तो जानते ही हैं कि मेरा पैर जख्मी हो गया था, फिर भी आपने मुझ गरीब के साथ ऐसा किया। अब मैं कहाँ जाऊंगा मालिक, और क्या कमाऊं? अरे सुनो, मैं तुम्हारे इंतजार में अपना नुकसान तो नहीं करवा सकता था ना, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया। ऐसा है, तुम कहीं और काम ढूंढ लो, चलो जाओ। जगत मुंह बनाकर घर वापस आ जाता है। उधर निभा जब काम पर पहुंची तो
उसकी मालकिन उसके ऊपर बहुत गुस्सा होने लगी। 4 दिन बाद काम पर आ रही हो, छुट्टी लेनी थी तो बता कर जाती। मालकिन अचानक ही हादसा हो गया था, मुझे पहले से कुछ भी नहीं पता था। मेरे पति का पैर जख्मी हो गया था, वह चलने फिरने की हालत में नहीं थे, इसलिए मैं नहीं आ सकी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी जगह पर किसी और को काम पर रख लिया है। ऐसा मत कीजिए मालकिन, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर दया कीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। इस तरह निभा का काम भी छूट जाता है। निभा पिंकी को लेकर घर आ जाती है। घर आकर उसने देखा कि जगत भी मुंह लटकाए बैठा है। अरे, आप काम से इतनी जल्दी कैसे आ गए? काम तो छूट गया, सेठ जी ने मेरी जगह पर किसी और को रख लिया। लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आज मालकिन के घर पर कोई काम नहीं था क्या? मालकिन ने भी मेरी जगह पर किसी और को रख लिया। अब हम क्या करेंगे? एक कैसी मुसीबत आ गई हमारे ऊपर। सब उस गोभी की फसल के कारण हुआ है। ना वह फसल इतनी जल्दी तैयार होती और ना मैं भागा भागा सेठ को बताने जाता। क्या गोभी की फसल? हाँ, मैंने सेठ जी के खेत में गोभी की फसल लगाई थी, जो 2 दिनों में ही तैयार हो गई थी, जिसे देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैं सेठ जी को बताने जा ही रहा था कि यह हादसा हो गया। अब जो होना था सो हो गया, हमें कहीं और काम ढूंढना होगा। हाँ चलो, हम काम की तलाश में चलते हैं। निभा और जगत उसी समय काम की तलाश में निकलते हैं। दोनों सारा दिन इधर उधर भटकते हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता है। थक कर दोनों घर आ जाते हैं। आज तो कोई काम नहीं मिला। मुझे भी कहीं कोई काम नहीं मिला। पहले से ही हमारे पास पैसे नहीं थे, जो पैसे थे वह आपके इलाज में खत्म हो गए थे। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन पिंकी के दूध के लिए तो पैसे चाहिए ना। तुम परेशान मत हो, आज काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दूसरे दिन भी उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता है। पिंकी भूख से रो रही है, इसे क्या खिलाऊं? ना तो घर में अन्न का एक दाना है और ना ही दूध। पिंकी भूख के कारण जोर जोर से रो रही थी। पिंकी की हालत निभा से देखी नहीं जा रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। पिंकी के रोने की आवाज जादुई गोभी तक जाती है। दरअसल जगत ने सेठ के खेत में जो गोभी की फसल लगाई थी, वे सभी जादुई गोभी थी। सेठ ने उन गोभी को बेचने के लिए शहर भेज दिया था और सेठ का नौकर उन्हें लेकर शहर जा रहा था। जब पिंकी के रोने की आवाज जादुई गोभी के कानों तक गई, तब एक गोभी ने कहा, यह तो पिंकी के रोने की आवाज है। हाँ, जगत ने हमें बड़े जतन से उगाया है और हमारी बड़ी सेवा की है, और आज उसका परिवार गरीबी में दिन काट रहा है। हमें जगत के परिवार की मदद करनी होगी। हम उन्हें इस तरह से बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते। वैसे भी शहर जाकर हमें बेच दिया जाएगा और कोई ना कोई हमें पकाकर खा जाएगा। इससे तो अच्छा है कि हम गांव वापस जाकर जगत की मदद करें। हाँ हाँ, चलो जगत के घर चलते हैं। वे सभी गांव की ओर जाने लगती है। सेठ का नौकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी पकड़ में नहीं आती है। सभी जादुई गोपियां उड़कर जगत के घर पहुंचती हैं और दरवाजे पर खड़ी होकर जगत को आवाज लगाती है, जगत कहाँ हो, बाहर तो आओ। कौन है? जगत घर के बाहर आता है तो देखता है कि उसके दरवाजे पर गोभी का ढेर लगा हुआ है। अरे इतनी सारी गोभियां। तभी गोभी से आवाज आती है, हम सब जादुई गोभियां हैं। जादुई गोभी? हाँ, हम वही जादुई गोभी है जिन्हें तुमने सेठ के खेत में उगाया था। लेकिन तुम सब यहाँ कैसे? हमने पिंकी के रोने की आवाज सुनी। हमें पता चला कि तुम और तुम्हारा परिवार बेहद मुश्किलों। सुमेश नाम का एक किसान था। उसके पास कुछ खेती करने के लिए जमीन थी और उतनी ही जमीन पर जामुन के पेड़ों का बाग था, जो उसके पिता ने बनाया था, जिससे वह अपने घर की जरूरत को पूरा करता था। उसके 2 बेटे थे और उसके बड़े बेटे का नाम मदन और छोटे बेटे का नाम रमेश था। जहां रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, वहीं दूसरी तरफ मदन बहुत चालाक और आलसी था। सुमेश की तबीयत ज्यादातर खराब रहती थी, इसलिए वह अपने बड़े बेटे की शादी कर देता है। एक दिन सुमेश की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसकी मृत्यु हो जाती है। सुमेश के मरने के बाद मदन की पत्नी बोलती है, सुनो जी, अब मेरे से काम नहीं किया जाता। तुम सासू माँ को बोल के बंटवारा कर लो। अरे, अभी पिताजी को गए कुछ ही दिन तो हुए हैं, ऐसे में माँ को बंटवारे के लिए कैसे बोल दूं? अगर रमेश की शादी हो गई ना,
तो माँ जी ना सब चीज उसी को दे देगी। वैसे भी वो उनका लाडला है। यही मौका है, खेत का हिस्सा तुम रख लो और उसको जामुन के लगे पेड़ वाला हिस्सा दे दो। और मदन अपनी बीवी के बातों में आकर अगले दिन अपने माँ के पास जाता है। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप रमेश और मेरा बंटवारा कर दो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? ये सब तुम दोनों का ही तो है। तुम दोनों मिलजुल कर रह सकते हो। तभी वहाँ रमेश आ जाता है और उन दोनों को देखकर रमेश बोलता है, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं रमेश, मैं कह रहा था अब उन्हें हम दोनों के बीच बंटवारा कर देना चाहिए। तो आपको जैसे ठीक लगता है वैसा कर लीजिए भैया। आप जो करोगे हम सबके भले के लिए ही करोगे। और मदन जमीन के बंटवारे के लिए कागजात बनवा लेता है और सारी जमीन ले लेता है और जामुन के पेड़ रमेश को दे देता है। यह सब देखकर सरला रमेश से बोलती है, बेटा, तेरे भाई ने तेरे साथ धोखा किया है। उसने तुम्हें जामुन वाली जमीन दे दी और खुद खेती करने के लिए बाकी खेत ले लिए। नहीं माँ, भैया ने कम मेहनत वाला काम मुझे दिया है। देखो ना, मुझे तो जामुन के होते ही उन्हें बाजार में बेचना है, पर उन्हें तो खेतों में रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन रमेश मन ही मन में जानता था कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन जब जामुन खत्म हो जाएंगे तब तू क्या करेगा? लेकिन रमेश अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्होंने सारी जमीन हथिया ली थी। मदन कुछ जमीन बेचकर अपने लिए अलग घर बना लेता है। देखा, मैं ना कहती तो सारे खेतों का बंटवारा हो जाता और ये हमारा घर भी नहीं बन पाता। लेकिन पुष्पा, पहले तो खेतों में रमेश खेती कर दिया करता था, पर अब तो हमें ही काम करना पड़ेगा। अरे तुम ना बेवकूफ हो। अब रमेश पूरा दिन जामुन के पेड़ों पर क्या करेगा? तुम उससे मजदूरी करवा लिया करना और हम उसे खाने के लिए दे दिया करेंगे। ऐसे में एक मजदूर भी मिल जाएगा। अगले दिन आज जामुन के पेड़ देखकर आता हूँ, क्या पता उन्हें गुड़ाई और खाद की जरूरत हो। यह सोचकर रमेश जामुन के पेड़ देखने जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि पेड़ों पर बिल्कुल भी फल नहीं लगे हुए थे। पहले तो मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। और रमेश पेड़ों के आसपास साफ सफाई कर देता है और सभी पेड़ों को पानी दे देता है। तभी वहां मदन भी आ जाता है। अरे रमेश, क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी साफ सफाई कर रहा था। अरे मैंने तो यह जमीन तुझे तेरी भलाई के लिए दी है। फल आने पर बेच सकता है और साथ ही मेरे साथ खेतों में काम भी करवा सकता है। हाँ भैया, मैं आपके साथ काम करवा दूंगा। और फिर से मदन लेटकर आराम करने लगता है और रमेश को ही खेतों में काम करना पड़ता है। अब रोज रमेश पहले अपनी जामुन के पेड़ों को पानी देता, फिर मदन की खेतों में काम करता। बेटा, ये क्या कर रहा है? उसके खेतों में तू क्यों काम करने जाता है? माँ, मेरे पास तो कोई खेत है नहीं और जामुन के पेड़ों पर अभी तक कोई फल भी नहीं लगे हैं। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे कि उनकी सभी साजिश सफल हो रही थी। कुछ दिनों के बाद, खेतों में काम करने के बाद, जब रमेश अपनी जामुन के पेड़ों के पास जाता है तो वहां देखता है कि वहां एक चिड़िया गिरी पड़ी थी। वह उसे उठाता है। अरे ये तो घायल लग रही है। तो रमेश उसको अपने साथ घर ले जाता है और उसके जख्मों पर दवाई लगता है और उसे खाने के लिए गेहूं के दाने डालता है। अगली सुबह जब वह चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है तो रमेश उसे अपनी जामुन के बगीचे में ले जाता है और वह उड़कर पेड़ पर चली जाती है और बहुत मीठी स्वर में चहचहाने लगाती है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है इसकी ये मधुर आवाज सुनकर। और रमेश काम करने के लिए खेतों में चला जाता है। खेतों का काम खत्म करके ही जब रमेश वापस अपने खेत में आता है। अरे ये क्या, इतने सारे जामुन? सुबह तो एक भी जामुन नहीं था। शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। और रमेश एक टोकरी में जामुन तोड़ कर रखने लगता है। रमेश बाजार में जाकर सभी जामुन बेच देता है और घर के लिए खाने का सामान ले जाता है और घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, जिनका मन साफ होता है, भगवान उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। अगले दिन अरे अभी कल ही तो जामुन तोड़े थे, आज फिर से जामुन कहाँ से आ गए पेड़ पर? तभी वह चिड़िया वहां जाती है और वो चिड़िया एक परी बन जाती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने इन सभी को जादुई पेड़ बना दिया है।
अब इनका जामुन कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा बोलकर वह परी अदृश्य हो जाती है और रमेश पेड़ से जामुन तोड़ने लगता है। फिर वह बाजार में जाता है और पूरा दिन जामुन बेचता है। और जब शाम को वह आता है तो मदन उससे बोलता है, अरे रमेश, आज काम नहीं करने आया खेत में, क्या हुआ? भैया, अब मैं आपकी खेतों में काम नहीं करूंगा। मैं अब बाजार में जामुन बेचा करूँ। मैं तो तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, अगर आप मेरी भलाई सोचते तो आप मुझे अपने खेतों में मजदूरी ना करवाते, बल्कि मुझे भी खेतों में हिस्सा देते। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला जाता है। अब रमेश रोज जादुई जामुन के पेड़ों से जामुन तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाने लगा। उसके जामुन बहुत अच्छे और रसीले थे। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, ये जामुन तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ से खरीद के लाए हो इन्हें? आप बताओ, आपको कितनी जामुन चाहिए? मेरा खुद का जामुन का पेड़ है। अगर तुम्हारे पास इतना जामुन है तो तुम सभी मुझे बेच दिया करो। आपको कितने किलो जामुन चाहिए? देखो भाई, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और हम फलों का रस निकालकर बाजार में बेचते हैं, इसलिए हमें फल चाहिए होते हैं। तुम कल से मुझे जामुन बेच दिया करना। उसकी बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। अब रमेश रोज बहुत से जामुन तोड़कर कंपनी वालों को बेच देता था। और जैसे ही वो जामुन तोड़ता, वहां किशन नाम का एक गरीब किसान सोनपुर गांव में रहा करता था। किशन के पास खेती करने के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। उस जमीन के टुकड़े पर भी एक बड़ा पेड़ लगा हुआ था, जिस वजह से खेती करने के लिए उसके पास बहुत ही थोड़ी जगह थी। ऐसे ही एक दिन किशन की पत्नी शीतल उससे बोलती है, हम पेड़ कटवा क्यों नहीं देते हैं? हमारे पास वैसे ही थोड़ी सी तो जमीन है। खेती करने के लिए उसमें भी यह पेड़ हमारी कितनी सारी जगह को रोक लेता है। शीतल, एक किसान की पत्नी होकर तुम पेड़ पौधों को काटने की बात कर रही हो। यह बहुत ही गलत है। अरे, जैसे हम छोटे छोटे पौधे लगाकर फसल उगाते हैं, ठीक वैसे ही यह भी कभी नन्हा पौधा होगा और आज यह बड़ा होकर वृक्ष बन गया है। वैसे भी इस वृक्ष से हमें लाभ ही तो है। हम इसकी छाया तले बैठते हैं, खेतों में काम करके थक जाते हैं तो इसके नीचे आराम कर लेते हैं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। भले ही मेरी खेती कम हो, लेकिन मैं इस वृक्ष को नहीं काटूंगा। किशन की बात सुनकर शीतल कुछ नहीं कहती है। दोनों पति पत्नी पूरी मेहनत के साथ अपनी जमीन के टुकड़े पर खेती का काम करते रहते हैं। काफी मेहनत के बाद उनके खेत में आखिरकार फसल लहराने लगती है। फसल पककर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, जिसे देखकर किशन बोलता है, लगता है इस बार फसल के अनाज से मुझे मंडी में थोड़ा अच्छा दाम मिल जाएगा। अगर सही दाम मिल गया तो इस बार घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सका तो इस बार पैसे बचा के शीतल को एक नई साड़ी भी दे दूंगा। इतने सालों से मैंने उसे कोई भी तोहफा नहीं लेकर दिया है। ऐसे ही सोचते सोचते किशन घर आ जाता है और उसी रात गांव में एक भयंकर तूफान आता है। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश सारी रात होती है। अगली सुबह किशन अपने खेत का हाल देखता है तो दर्द से उसका कलेजा बैठ जाता है। उसकी पकी हुई सारी फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। यह देखकर किशन अपना माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और बोलता है, हे भगवान, यह तूने कैसा अनर्थ कर दिया। मुझ गरीब किसान के पास यह फसल ही तो उसका जीवन चलने का सहारा थी और तूने वो भी मुझसे छीन लिया। ऐसा मुझसे क्या पाप हो गया था? भगवान, अब मैं अपने पूरे साल का कैसे गुजारा करूंगा? अपने खेत की ऐसी हालत देखकर किशन को गहरा सदमा पहुंचता है। वह बेचारा रोते हुए अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी बीवी को बताता है, जिस पर उसकी बीवी बोलती है, मुझे तो लगता है कि हमारे खेत में लगा वो पेड़ ही अपशगुन है। कल मैंने उसे काटने की बात क्या कह दी, रातों रात हमारी फसल ही खराब हो गई। आप मेरी बात माने उस पेड़ को कटवा ही दे, वही है जिससे हमारी फसल खराब हो गई है। शीतल, तुम फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। अरे, उस पेड़ की इन सब में क्या गलती है? जो बर्बादी हुई है वह प्राकृतिक रूप से हुई है। अब हमें फिर से मेहनत करनी होगी। किशन जैसे तैसे करके खुद को संभालता है
और उसके बाद अपनी बर्बाद हुई फसल की कटाई करके एक तरफ करता है, जिसके बाद वह फिर से मेहनत करता है और जुताई का काम शुरू कर देता है। इस बार किशन अपने खेत में पालक के बीज बोता है। दोनों पति पत्नी पूरी मेहनत से हर रोज पालक के बीजों की सिंचाई करते हैं। कुछ हफ्तों में छोटे नन्हे नन्हे पालक के पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं और बाद में बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन गांव में सुखिया नाम का एक आदमी अपनी गाय भैंसों को चरा रहा होता है। तभी हरिया किसी से बात करने लग जाता है और उसकी गाय भैंस किशन के खेत में चली जाती है और उसकी पकी हुई ताजी हरी पालक को खा जाती है। तभी वहां पर किशन और शीतल आ जाते हैं। गाय भैंसों को पालक खाता देखकर किशन सुखिया से बोलता है, अरे सुखिया भाई, ये देखो तुम्हारे पशुओं ने क्या किया है, मेरी सारी पकी हुई पालक खा गए। अरे तो भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये पशु है, इनमें इतना दिमाग थोड़ी है कि कहाँ चरना है और कहाँ नहीं चरना है। बताओ गुस्सा ना हो तो क्या करें? आपको पता है ना कि यह फसल ही हमारी रोजी रोटी है। अब आपके पशुओं ने हमारी सारी फसल खाली बताई है, अब हम क्या करें? जो करना है करो, मुझे क्या कह रहे हो? तुम जैसे गरीबों का तो यही रोना धोना चलता है। चलो जाओ यहाँ से। आज तो मेरे पशुओं ने धोखे से तुम्हारे खेत को चरा है, लेकिन अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो जबरदस्ती हर दिन अपने पशुओं को तुम्हारे खेतों में ही चराने भेज दूंगा, समझे? फिर जो करना हो कर लेना। इतना बोलकर सुखिया घमंड दिखाता हुआ चला जाता है। बेचारे किशन और शीतल एक बार फिर से उदास हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों उस पेड़ के तले नीचे बैठ जाते हैं जो उनके खेत में लगा था। तभी शीतल उस पेड़ को देखते हुए बोलती है, काश कि यह पेड़ ही कोई फल या सब्जी का होता, कम से कम इसका हमें कोई लाभ तो होता। और इस पर अगर फल या सब्जी लगे होते तो उसे हम सब्जी मंडी में बेचकर 4 पैसे ही कमा लेते। लेकिन इस पेड़ पर कभी कुछ नहीं लग सकता, ये तो बस यूं ही हरा भरा रहता है। शीतल इतना बोलती है कि तभी वो पेड़ हवा के झोंके से जोर से हिलता है और शीतल की गोद में 2 सेब आकर गिर जाते हैं। तभी शीतल इधर उधर देखती है और बोलती है, सुनिए जी, ये सेब मेरी झोली में कहाँ से आ गए? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है, न कोई सेब का पेड़ है। अरे मुझे नहीं पता ये सेब कहाँ से आए हैं, और देखो ये कितने लाल रसीले और पके हुए हैं। कहीं ये भूतिया सेब तो नहीं है? किसी ने जादू टोना करके तो नहीं फेंका है? इतना कहकर शीतल उन सेब को अपने से दूर खेत में फेंक देती है। जैसे ही वह सेब धरती को छूते हैं तभी वहां पर 2 छोटे पौधे निकल आते हैं। यह देखकर किशन और शीतल हैरान हो जाते हैं। तभी किशन बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है? ये कैसा जादू हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। शीतल, मुझे लगता है हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इतना कहकर जैसे ही शीतल और किशन